Hello everyone, I'm Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. तो बच्चों, बारिश का मौसम तो आप सबको पसंद होगा। टप टप करती बारिश की बूंदों का संगीत भी सुना होगा। सोचो, अगर समय से बारिश नहीं होती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो इस पोयम में कवि ने वर्षा के संगीत को शब्द रूप देते हुए, यानी कि उसका पर्सोनिफिकेशन करते हुए ये बताया है कि वर्षा चक्र क्या होता है, बारिश होने का मकसद क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और अपनी इस कविता को बारिश के म्यूज़िक के साथ कोरिलेट भी किया हुआ है। देन इस कविता को द वॉइस ऑफ रेन को इसे वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है। वॉल्ट वाइटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। तो देखिए, ये हैं हमारे वॉल्ट वाइटमैन। देन ये पोएम द वॉइस ऑफ रेन हमारी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल से ली गई है। सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर poem, and who art thou, said I, to the soft falling shower, which stands to tell, give me an answer, as here translated. So first going to meaning, uh, who art thou, that means कि who are you, आप कौन हैं। said I asked, मैंने पूछा। shower यानी रेन, strange यानी सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। ट्रांसलेटेड, वॉइस गिवन टू वर्ड। तो यहाँ इसका अर्थ है कि टप टप गिरती बारिश की आवाज़ को कवि ने शब्द रूप दिया हुआ है। तो कवि बताते हैं कि बारिश के मौसम में एक बार उनका रेन के साथ, बारिश के साथ उनका कन्वर्सेशन होता है। कवि को बूंदों के टप टप की संगीत बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल रिदम में बजने वाले म्यूज़िक की तरह। इस संगीत को सुनकर कवि भावुक हो जाता है और बड़े ही प्यार से बारिश की धीरे धीरे गिरने वाली बूंदों को, बारिश के हल्की सी इन फुहारों को महसूस करता हुआ पूछता है, हु आर्ट दाउ, आप कौन हैं। तो पोएट को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रेन ने उसको आंसर किया है। स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, उसकी बात का जवाब दिया है, और वो भी ह्यूमन वॉइस में। देन एज ट्रांसलेटेड हियर, अब बारिश तो बोल नहीं सकती है, क्योंकि बोलने की क्वालिटी तो केवल ह्यूमन बीइंग में होती है। तो बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ को कवि शब्द रूप देकर लिखते हैं या उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेट कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर उन्होंने वर्षा को पर्सोनिफाई किया है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आगे देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। ये पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, और पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज़ जिसे हम हिंदी भाषा में अलंकार कहते हैं। दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन है, इसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, अमूर्त रहते हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है। ऐसा कल्पना किया जाता है कि वो सजीव हैं। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर एक फिगर में एक कार बनी हुई है, कार की बुरी दशा है। आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कार की दशा देखकर ही आपको समझ में आ जाता है कि इट नीड्स रिपेयर। तो द कार सेड, आई नीड रिपेयर, प्लीज़ हेल्प मी। और जैसा कि हमारा ये पोएम है जिसमें कि कवि बारिश की इन बूंदों को महसूस करता हुआ द वॉइस ऑफ रेन के बारे में
बता रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन से क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मेक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स जो लाइफलेस चीज़ें हैं उनके डिस्क्रिप्शन, उनके वर्णन को मोर विविड, बहुत ही सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एंड हेल्प्स द रीडर टू इमेजिन एंड अंडरस्टैंड। और इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको बहुत सहायता मिलती है कि वो कल्पना करके बात को समझ सके, सिंपैथाइज विद, सहानुभूति रख सके, एंड रिएक्ट इमोशनली टू नॉन ह्यूमन कैरेक्टर। और जो नॉन ह्यूमन कैरेक्टर हैं उनके साथ इमोशनली यानी कि बड़े ही भावुकतापूर्ण ढंग से जुड़ के उनके बारे में सोच सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि पतझड़ की ये पत्तियाँ हैं जो हवा के झोंके से उड़ रही हैं और इसे चित्रित किया गया है कि ये दौड़ करके बाहर निकल रही हैं। दूसरा जो चित्र है आप देखिए, रेड सिग्नल है और यहाँ एनिमेशन से बताया गया है कि ये चिल्ला रहा, अरे रुको, मैं अभी लाल हूँ। तो यहाँ किसी को शब्द लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने वाला अपने आप समझ जाता है इस चीज़ को कि रेड सिग्नल जब भी होगा वहाँ हमको रुक जाना है। देन अगले लाइन पे आते हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन, एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। तो मीनिंग अगर हम देखते हैं इसका, तो पोएम इसका अर्थ है सॉन्ग, एटर्नल, एटर्नल मीन्स फॉरएवर, कंटिन्यूअस, लगातार, इम्पैल्पेबल दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, और बॉटमलेस सी, गहरा समुद्र, अथाह रूप से गहरा समुद्र। तो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। जब कवि बारिश की बूंदों से पूछता है कि आप कौन हैं, तो बारिश की बूंदें मुस्कुरा करके कहती हैं कि वो धरती का गीत हैं, संगीत हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आगे रेन बताती हैं कि उनका बर्थ प्लेस धरती है, ठीक है, उनका यही उनका ओरिजिन है। और बारिश कहती है कि मैं धरती और धरती के अंदर जो समुद्र है वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। उसका जन्म यानी वहाँ का पानी भाप बनकर सूर्य की रोशनी, सूर्य के गर्मी से भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। आगे फिर रेन कहता है कि मैं इटर्नल हूँ, कॉन्टिन्यूअस या फॉरएवर हूँ, यानी कि मेरी इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मीन्स कि गोइंग हाई, ऊपर की ओर जाना। हेवन, हेवन का अर्थ स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है स्काई, आसमान। वेंस, फ्रॉम वेयर, जहाँ से। वेरली, नॉट क्लियर, यहाँ इसका अर्थ है डिफरेंट शेप, अलग अलग तरह की आकृति। तो फिर अपने इस प्रोसेस के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताता है, वो प्रोसेस जिसे हम विज्ञान की भाषा में जल चक्र या वर्षा चक्र कहते हैं, ठीक है। तो वर्षा बताती है कि सूर्य की किरणें जल के सभी छोटे बड़े स्रोत, चाहे वो कैनल हो, रिवर हो, सी हो या ओशन हो, सूरज की गर्मी जल को वाष्प के रूप में बदल देती है, जिसे हम एवाप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये सूरज चमक रहा है, सूरज की तेज रोशनी ये जल स्रोत की सतह पर पड़ रही है और ऊपर की सतह का जो पानी है
ये एवेपोरेट हो रहा है, ये वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर आसमान की ओर जा रहा है और यही वाष्प उड़ती हुई आसमान में पहुंच जाती है, दैट इज़ अपवर्ड टू हेवन। देन ऊपर पहुंचकर ये घने बादलों का रूप ले लेती है। ये सभी बादल वैगली फॉर्म्ड यानी अस्पष्ट रूप से और अलग अलग आकृति के होते हैं, पर होते तो सभी बादल हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर जा कर के ये बादल का रूप ले रहे हैं, है ना। आप सब ने बादल देखे होंगे, शाम के समय चले जाइए, बादलों की अलग अलग तरह की अनेक प्रकार की आकृति बनती और बिगड़ती रहती है। तो ये जो बादल हैं जब आसमान में चले जाते हैं तो वहीं उमड़ते घुमड़ते रहते हैं कुछ समय तक, और यही बादल जब कंडेंस हो जाते हैं तो जल की बूंदों के रूप में धरती पर वापस बरस जाते हैं। तो यह जल चक्र है जिसमें जल धरती के वाटर रिसोर्सेज से भाप बनता है, भाप बनकर इसका ऊपर जाना, उसका बादल बनना, फिर वापस वर्षा के रूप में धरती पर लौट आना। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, दैट मीन्स फॉर एवर, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इस वर्षा चक्र को अगर हम देखें तो वर्षा चक्र का प्रारंभ धरती से होता है और वर्षा फिर वापस लौट के धरती पर आ जाती है, यानी कि बारिश की इन बूंदों का ओरिजिन पॉइंट भी धरती है और एंड पॉइंट भी धरती है। नेक्स्ट, आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉप एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है। डिसेंड मीन्स होता है फॉल, नीचे गिरना। लैव यानी इसका अर्थ होता है वॉश, यहाँ पर इसका अर्थ है भिंगो देना, सराबोर कर देना। ड्रॉट दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेन, जिसे हम कहते हैं सूखा। एटॉम इज टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर यानी कि धूल की परत, और ग्लोब का अर्थ है धरती। तो आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, बारिश कह रही है कि मैं नीचे इसलिए गिरती हूँ कि मैं सूखे को ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, तो हर किसी के जन्म का एक मकसद होता है, तो बारिश के जन्म का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा ही, कोई ना कोई पर्पज़ होता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। तो इस तरह बारिश अपने जन्म के मकसद को बताते हुए कहती है कि सबसे पहले जहाँ ड्रॉट है यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ होता है वहाँ पर मैं बारिश के रूप में गिरती हूँ, और वहाँ गिरती हुई पानी की ये बूंदें वहाँ की धरती की प्यास को बुझाती हैं, वहाँ के मिट्टी को पानी से सराबोर करके नम और नर्म बना देती हैं और उसे पानी से भर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की धरती पर ग्रीनरी की संभावना बढ़ जाती है। तो और क्या करती है बारिश? पेड़ों पर, इमारतों के बाहरी हिस्से पर जहाँ धूल के छोटे छोटे कणों की परत जमी होती है उसे बारिश के झोंके धोकर साफ सुथरा कर देते हैं और पूरी धरती को खूबसूरत बना देते हैं। देन एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली लैटेंट अनबॉर्न। और बारिश कह रही है कि उसके होने का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस जो है वो ये है कि ज़मीन में पड़े हुए बीजों का, या किसान जो बीजों को फसल के लिए डालता है उसको क्या करना, जर्मिनेट करना, उसे अंकुरित करना। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एंड ऑल दैट इन देम उसके अंदर, किसके अंदर? धरती के मिट्टी के अंदर।
एंड ऑल दैट इन देम, ऑल द सीड्स बरीड इन द अर्थ, वे सारे बीज जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, चाहे वो जंगल में पेड़ों से उड़ के ज़मीन पे पड़े हों या फिर किसान ने फसल के लिए ज़मीन में डाला है। लेटेंट यानी कि हिडन, हिडन यानी क्या, छुपा हुआ। अनबॉर्न, पड़े रह जाएंगे। नॉट जर्मिनेटेड, उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। नॉट एबल टू ग्रो, उग नहीं पाएंगे। तो वर्षा यहाँ कहती है एंड ऑल दैट इन देम, वो सारे बीज जो उसके अंदर पड़े हैं, विदाउट मी, विदाउट मी यानी मेरे बिना। मेरे बिना कौन कौन बातें कर रही हैं? वर्षा। तो वर्षा कहती है मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह वर्षा बता रही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पर्पज़ है रेन का, वो ये है कि ज़मीन में दबे हुए बीज या फसल के लिए डाली गई बीजों को अंकुरित करना। यदि बारिश नहीं होगी तो बीज अंकुरित नहीं होंगे और ना फिर जंगल खड़ा होगा और ना फिर फसल उगेगी। तो एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो फॉर एवर, वट मीन्स फॉर एवर? कंटिन्यूअस, लगातार। बाय डे एंड नाइट, दैट मीन्स ऑलवेज, दिन रात होने वाली प्रक्रिया। माई ओन ओरिजिन, मेरा ओरिजिन, मेरा जन्म स्थान क्या है? धरती। प्योर मीन्स क्लीन एंड क्लियर, क्लियर साफ सुथरा, एंड ब्यूटीफाई, एड ब्यूटी विद ग्रीनरी एंड फ्लावर्स। तो इस तरह जल चक्र के बारे में बता रही है बारिश, और वो कह रही है कि ये जो जल चक्र है ये लगातार दिन रात चलता रहता है। यह धरती को हरियाली और सौंदर्य से भरकर फल फूल फसल और जंगल से भरपूर कर देता है, और साथ में बारिश भी खुद भी रिसाइकिल होती रहती है। तो इस तरह से वर्षा अपने जीवन का मकसद बताती है, पर्पस बताती है कि जहाँ सूखा है वहाँ वो हरियाली लाती है, बीजों को अंकुरित करती है और धरती को हरी भरी करके साफ सुथरा और खूबसूरत बना देती है। तो इस तरह रेन जिस मकसद के लिए जन्म लेती है उसे वह पूरा करती है, और पूरा करके जल के रूप में वापस धरती पर आ जाती है। तो ये सारी बातें रेन पोएट को तब बताता है जब पोएट उससे पूछता है कि वो क्या है, कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये सारी बातें रेन कवि को बताती है कि वो बारिश है, धरती का वो संगीत है, वो धरती उसका ओरिजिन पॉइंट है, और अपने सारे ड्यूटीज़ को पूरा करके, सारे पर्पस को, सारे मकसद को पूरा करके वो वापस धरती पर अपने जन्म स्थल पर लौट आती है। तो ये सारी बातें पोएट के उस प्रश्न के जवाब में रेन बताती है कि जब वो प्रश्न करता है कि आप कौन हैं। ठीक, अब इसके बाद आती है लास्ट की 2 लाइन जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है। ऐसा क्यों है, ये ब्रैकेट में क्यों लिखी हुई है? क्योंकि यहाँ पर कवि ने रेनफॉल के म्यूज़िक को और अपनी रचना के म्यूज़िक को कोरिलेट किया हुआ है। तो मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले फॉर का अर्थ होता है बिकॉज, क्योंकि। इशूइंग दैट इज स्टार्टिंग, बर्थ प्लेस, यहाँ अगर हम बारिश के लिए कहें तो बर्थ प्लेस उसका ज़मीन है, रिवर है और सी है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद। और वॉन्डरिंग मीन्स अगर हम रेन की बात कर रहे हैं तो क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई। और अगर हम कवि के पोएम की बात कर रहे हैं तो हियर सॉन्ग लिसन टू बाय एवरीवन। तो यहाँ पर पोएट अपने रेनफॉल और अपनी रचना के बीच एक
कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। पोएट कह रहा है कि जैसे वर्षा होती है, सबकी प्यास बुझाती है, धरती की प्यास बुझाती है और सब कुछ साफ सुथरा करके धरती पर हरियाली बिछाकर उसे खूबसूरत बनाकर वापस अपने जल स्रोत में मिल जाती है। तो उसके इस काम को कोई देखता समझता है या नहीं, रेक्ट और अनरेक्ट, इसका अर्थ होता है वेदर यू लाइक और डिसलाइक, वेदर यू केयर फॉर और नॉट। आपको परवाह है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बारिश के इस काम को कोई देखता समझता है या नहीं, कोई परवाह करता है या नहीं, उसके इस निस्वार्थ भाव को कोई सराहता है या नहीं, इससे बारिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो निष्प्रह रूप से अपने काम को करती रहती है, अपने कर्तव्य को निभाती रहती है और खुशियाँ बिखेरती रहती है। कवि कहता है ये सब कुछ वैसा ही है जैसे मैं जो कविता या सॉन्ग लिखता हूँ, जिसे अलग अलग जगह के लोग पढ़ते हैं और इसे पढ़कर लोगों को खुशी मिलती है और उनके दिलों में वैसे ही प्यार अंकुरित होता है जैसे वर्षा की जो बूंदें हैं वे बीजों को अंकुरित करती हैं। इन सभी लोगों की खुशी से उपजा प्यार मुझे मिलता है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे सॉन्ग, मेरी कविताएं लोगों के दिलों में खुशियाँ बिखेर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। तो इसके अलावा एक बात कहनी है आपसे कि अभी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का अधिकतर हिस्सा ढका हुआ है वो, और मास्क ज़रूर पहने। जब घर वापस आएं तो हाथ में रखी सभी चीज़ों को सैनिटाइज़ करें, साबुन से नहाएं और पहने हुए कपड़ों को धोकर साबुन से धोकर सुखा दें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।